अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी जानवर और आदमी। कुत्ता था सफेद दूध जैसा, नाम था उसका मोती। सीधा साफ सा स्पष्ट नाम, आजकल के कुत्ते जैसा नहीं, पेप्सी, जैकी, चंकी, मिल्की, सिल्की आदि आदि। सीधे खड़े कान, बल खाती पूंछ, चुस्त दुरुस्त टांगे, मोटा सिर, जैसे शेर का बच्चा। प्यार उसका चौधरी साहब के साथ बहुत था। चौधरी साहब भी अच्छे खानदानी और अमीर थे। सफेद कपड़े अर्थात सफेद कमीज, सफेद चादर और सिर पर सफेद मावा लगी हुई पगड़ी। चौधरी साहब ने घर में आना तो मोती ने उनके पैरों में लोट पोट हो जाना। चौधरी साहब जो अपने कपड़ों पर मक्खी नहीं बैठने देते थे, कुत्ते के मामले में बदल जाते। कुत्ता अपने आगे वाले दोनों पैर उठाकर चौधरी साहब की छाती पर रख देता और फिर बेटों जैसा प्यार पा लेता। मोती कभी चौधरी साहब के हाथ चाटने लगता तो कभी पैर। वो जैसे चौधरी साहब के साथ खेल खेलता रहता। चौधरी साहब स्वभाव के बड़े सख्त थे, लेकिन मोती को उन्होंने कभी डांटा तक नहीं था। न तो उस समय कारें आम होती थी, न कभी मोती कार की पीछे वाली सीट पर बैठा था। चौधरी साहब ने घोड़े पर चढ़कर बाहर खेत जाना होता तो मोती ने दौड़ दौड़ कर उनके पीछे ही चले जाना होता। कितना प्यारा मेल था, सफेद दूध सा चौधरी, सफेद घोड़ी और सफेद ही मोती। मोती जब छोटा सा बच्चा था तब चौधरी साहब का नौकर उसे कहीं से उठाकर ले आया था। पहले तो उसे मिट्टी के टूटे घड़े के बीकर में दूध डाला जाता। जल्दी ही चौधरी साहब को जैसे जैसे उससे प्यार होता गया, वो उसकी तरक्की करते चले गए। उन्होंने जल्दी ही उसके लिए एल्युमिनियम का एक कटोरा निश्चित कर दिया और अब वे स्वयं ही तांबे के बर्तन में दूध डाला करते थे। मोती दूध पीता रहता और चौधरी साहब उसकी पीठ पर बड़े प्यार से हाथ फेर कर सहलाते, जैसे कोई अपने बच्चे को प्यार से सहलाता है। उस दिन से ये जैसे नित्य क्रम हो गया था। और उस दिन से पनपा प्यार उन दोनों के बीच में आज तक निभा रहा था। दोनों तरफ से जानवर और आदमी से बढ़कर एक दूसरे की दोस्ती थी। चौधरी साहब मोती को रोटी अपने हाथ में पकड़कर खिलाते थे और जब कहीं बाहर चले जाते और अगर गलती से मोती के आगे कोई रोटी दूर से फेंक देता तो वो रोटी को नहीं खाता था। भूखा सारा दिन सारी रात काट लेता, पर उसे फेंकी हुई रोटी को सूंघता नहीं था। जैसे भी अपने मालिक की तरह स्वाभिमानी का एहसास रखता था। हाँ, अगर कोई प्यार के साथ उसके पैरों पर रोटी रख देता तो वो उसे खा लेता। पूरा स्वाभिमानी था मोती। और चौधरी साहब भी आते ही पूछते, भाई मेरे मोती को भूखा तो नहीं मारा कहीं? उन्हें पता था कि मोती रूठता बहुत जल्दी था। मोती कभी भी रसोई घर में घुसने की कोशिश नहीं करता था और न ही कभी आंगन में पड़े बर्तनों में मुंह मारकर झूठा करता। आंगन की बाहर वाली दीवार के साथ होकर बैठता था। कई बार घर के अंदर बाहर आते जाते समय घर के सदस्यों का पैर उस पर पड़ जाता तो मोती खुद दर्द को सह जाता, परंतु कभी भी मुड़कर जवाब नहीं देता था। मोती का घर के सभी सदस्यों के साथ अत्यंत मोह लगाव हो गया था। वो हर एक के साथ लाड प्यार से खेलता और मस्तियां मारता। अगर घर का कोई सदस्य कहीं बाहर चला जाता तो वो जैसे उसकी दूरी से पूरी तरह उदास हो जाता। उसके घर लौटने पर उसके पांवों से लिपट जाता और इंसानों की तरह मन की जुदाई के दर्द को दूर कर लेता। परंतु चौधरी साहब का तो जैसे वो बेटा ही था। चौधरी साहब भी अपनी मान शान भूलकर मोती के साथ बच्चों की तरह खेलते थे। जब भी खाना खाने लगते तो पहले मक्खन रोटी पर लगाकर मोती को खिलाते और फिर खुद खाते। सुबह लस्सी पिलाते और रात को दूध पिलाना कभी नहीं भूलते। चौधरी साहब खेत को देखने के लिए घर से बाहर निकल पड़े और मोती भी साथ चल पड़ा। सारे रास्ते सांकेतिक भाषा में वे एक दूसरे से बातें करते गए। मोती लाड़ प्यार करता, कभी चौधरी साहब को पीछे छोड़ उनसे आधा किलोमीटर आगे निकल जाता तो कभी भागकर पीछे निकल जाता, जैसे एक दूसरे के साथ कोई खेल खेलते हों। एक बार चौधरी साहब उसकी मर्जी के अनुसार न खेले तो वो रूठकर वहीं पर बैठ गया। वे उसे पूरे 5 मिनट मनाते रहे, जैसे रूठे बेटे को कोई मनाता है। तब जाकर कहीं बड़ी मुश्किल से वो साथ चला। चौधरी साहब के बेटे बेटियां
तो सभी अपने अपने कारोबार में लगे हुए थे, पर मोती ने कभी भी चौधरी साहब की जिंदगी में निरस्ता नहीं रहने दी। चौधरी साहब कभी भी अपनी औलाद की दूरी में उदास नहीं हुए थे, क्योंकि मोती हर समय उनके साथ खेल खेल कर उनका मन लगाए रखता था। गर्मी का जोर कुछ कम हो गया था। गरम गरम लू अब पहले की तरह नहीं चल रही थी। आज तो मौसम वैसे ही सुहावना सा बन गया था। सितंबर का महीना और आसमान बादलों से भरा हुआ था, जैसे कहीं बरसात होकर हटी हो। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बड़ा मनमोहक दृश्य था, लुभाने वाला, मस्त करने वाला। कपास की फसल फूलों और टिंडों के साथ बढ़ती जा रही थी। चौधरी साहब कुदरत के जीवों से प्यार करने वाले कुछ देर के लिए दुनिया को भूलकर प्रकृति के अनोखे रंगीन नज़ारों में खोकर रह गए। वो कपास की टहनियाँ जो ठंडी चलती हवा के सहारे एक दूसरे के गले मिलकर झूम रही थी, को देख देख खुश हो रहे थे। अपने ख्यालों में गुम खेत के साथ बहते नाले के साथ साथ ठंडी जमीन पर पड़े एक काले सांप, जिसकी पूंछ बिल्कुल पगडंडी बने रास्ते पर पड़ी हुई थी, के ऊपर चौधरी साहब का पैर आ गया। जो ही चौधरी साहब का उस ताकतवर और मस्त हुए काले सांप पर पैर आया, वो मुड़कर उनके पीछे पड़ गया। काले सांप की सामान्यतः आदत होती है, अगर उसे न छेड़े तो किसी को कुछ नहीं कहता, परंतु अब तो अचानक चौधरी साहब का पैर उसकी पूंछ पर आ गया था। चौधरी साहब आगे आगे और सांप पीछे पीछे। चौधरी और सांप की दूरी बहुत थोड़ी दूर रह गई थी और ऐसे लग रहा था जैसे बड़ी जल्दी ही भड़का हुआ सांप चौधरी को दबोच लेगा। चौधरी भाग भाग कर हांफने लगा और उनकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे होने लगी। उनकी जान निकलकर छोटी सी चीज बनकर जैसे उसके हाथ की हथेली पर आकर टिक गई थी। जब ये दृश्य मोती ने देखा तो उसे लगा कि सांप अब चौधरी साहब की जान का दुश्मन बनकर उनकी जान लेने वाला है, तो उसने पीछे से सांप की पूंछ पर जोर से काट लिया। सांप 1.5 फुट जमीन से ऊंचा उठा और मुड़कर कुत्ते की तरफ झपटा, और इतने में चौधरी साहब उससे अपनी काफी दूरी बनाने में सफल हो गए। चाहे भाग भाग कर चौधरी की जान निकलने पर आ गई चाहे भाग भाग कर चौधरी साहब की जान निकलने पर आ गई थी, पर मरता क्या न करता। वो कमर में दर्द के बावजूद भागता चला जा रहा था। डर से उसका सारा शरीर पसीने से पूरी तरह भीग गया था और भागते हुए का पैर खेत में उगी किसी मूड से अड़ गया और लुढ़कता हुआ एक तरफ जा गिरा। जल्दी से उठा, पीछे सांप को देखा और फिर भाग खड़ा हुआ, क्योंकि सांप कुत्ते को छोड़ फिर चौधरी की दिशा में भागा चला जा रहा था। अब चौधरी डर के साथ घबरा भी गया था और फिर दोबारा कपास के एक पौधे से टकराकर गिर गया और अब दोबारा उससे उठा नहीं गया। सांप चौधरी साहब के नजदीक होता जा रहा था और फिर सांप बिल्कुल चौधरी के नजदीक आकर रुक गया, जैसे वार करने से पहले निशाना साध रहा हो। सांप चौधरी पर फुंफार कर डंक मारने ही वाला था कि मोती पहुंच गया। उसने सांप को बीचों बीच कमर से दबोच लिया। सांप ने मुड़कर मोती को डस लिया। इस बार डंक खाकर भी मोती ने सांप को न छोड़ा। दोनों आपस में लड़ पड़े। सांप मोती के शरीर पर रस्सी की तरह लिपट गया, पर मोती भी कम नहीं था। उसने सांप को जगह जगह से काटकर निढाल कर दिया। जब सांप की पकड़ ढीली पड़ गई तो वो जमीन पर गिर सा गया। वो अब भाग नहीं सकता था। मोती ने जगह जगह से उसके शरीर पर से मांस निकाल लिया था, परंतु जब तक सांप का सिर नहीं पिसता वो जल्दी नहीं मरता और वार करने से बाज नहीं आता। चौधरी उठा, भागकर ट्यूबवेल वाली कोठरी पर गया और अंदर पड़ी लंबी सी लाठी उठाकर लाया। उसने मार मार कर सांप के सिर को कुचल डाला। मोती ने सांप को दांतों से दबोचा और अपने मालिक से बहुत दूर फेंक आया, क्योंकि वो यहीं तक ही अपनी वफादारी निभा सकता था। लेकिन सांप तो अभी तक भी सीधा उल्टा घूम घूम कर करवटें बदलता विष घोल रहा था। थोड़ी देर बाद मोती थरथर कांपने लगा। चौधरी साहब उसको घर ले आए और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया, उसने देखा कि कुत्ते को कई जगह पर सांप ने बुरी तरह से काट खाया था, इसलिए मोती का शरीर कांप रहा था। उसने चौधरी साहब की तरफ नाम में सिर हिलाया। चौधरी की आंखों में आंसू आ गए और उसका रोना निकल गया। कुत्ते की आंखों में भी कुछ तैरने लगा। चौधरी ने कुत्ते की बहती आंखों में आंखें डाली और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। कुत्ता धड़ाम करके जमीन पर गिर पड़ा और कुछ पल बाद मौत का मेहमान बन गया। चौधरी मोती के पास बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके आगे उसका बेटा पड़ा हो। उसके दिल में मोती के असीम प्यार के उफान उठ रहे थे। उसके अंदर ये ख्याल रह रहकर आ रहा था कि अगर आज मोती
के स्थान पर उसका सगा पुत्र भी होता तो वो अपनी जान पर खेलकर उसकी जान न बचाता, जो आज मोती ने कर ही दिया था। इस घटना के बाद चौधरी साहब बहुत उदास रहने लगे। जब उसे अकेले अपना दर्द सहन न होता प्रतीत होता तो अपना दर्द बांटने के लिए उसने तार देकर शहर से अपने दोनों बेटों को बुला लिया। बेटे अपने पिता का हाल देख कुछ हैरान रह गए। पिताजी, क्या हुआ? भगवान की दी हुई सभी खुशियां तुम्हारे पास हैं, फिर ऐसा क्या गम है जो आपको यूं खाए जा रहा है? पिताजी, आप तो बोलते ही नहीं, क्यों अपनी जान के बैरी बन गए हैं जी? बेटे, तुमने आकर यही नहीं पूछा कि अपना मोती कहाँ है? हाँ, कहाँ है पिताजी, आप ही बता दें, इससे पहले कि मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता। मोती मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर गया। छोड़ो पिताजी, कुत्तों की बातें, कोई और काम की बात करो। वो कुत्ता नहीं था भाई, वो मेरे लिए तीसरा बेटा था। वो आपको कहा ना पिताजी, आप हमारे सामने कुत्ते की बात मत करो, कोई और बात करो। वाह पिताजी, आप तो हमें कुत्तों से मिलाने लग गए हैं। कमाल करते हैं पिताजी, तुम मेरी बात तो सुनते नहीं हो। कुत्ते की तो बिल्कुल नहीं, और कोई बात करो तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। यार, उसने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई है भाई। आपको कहा है कि कुत्ते के अलावा कोई और बात करो। सुनो तो सही मेरी, मैं खेत में चक्कर लगाने जा रहा था। ओहो पिताजी, फिर वही बात, और मोती भी मेरे साथ चल पड़ा। आपको कोई और बात नहीं आती क्या? फिर वही मोती। मोती, आखिर मोती चीज़ क्या है? मोती मेरा तीसरा बेटा था। मैं खेत में चल रहा था कि आप पिताजी कुत्ते की बात छोड़ेंगे या नहीं? तीसरा बेटा, तीसरा बेटा। ओ, तुम लोग सुन लो मेरी बात, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। वो तुमसे कहीं ज़्यादा वफादार था। एक कुत्ते के पीछे पागल हो जाएंगे? वाह पिताजी वाह, कमाल है आपकी। हुआ यूं कि मैं हरे हरे घास पर खेत में चल रहा था कि अचानक मेरा पैर काले सांप की पूंछ के ऊपर आ गया। उस समय मोती मेरे साथ था। हमें इसलिए बुलाया है क्या कि हमारे पास बैठकर आप कुत्ता कुत्ता ही करते रहेंगे? सांप खेतों में ही होते हैं और 100 बार जमींदारों के पांव उन पर आ जाते हैं। आपका आ गया तो क्या हो गया? हमारे पास इतना वक्त नहीं है आपके पास बैठकर सुनते जाएं। अगर आपने कुत्ते की ही बातें करनी है तो हम जा रहे हैं। करो भाई सब तैयारी। ऐसे ही आकर समय बर्बाद किया। मुझे लगता है तुम लोग पूरे के पूरे शहरी सभ्यता के बन गए हो। तुम्हारे अंदर मोह प्यार खत्म हो गया है। तुम लोग मुझे अपना अफसरीपना दिखाते हो। तुम ये भूल गए हो कि तुम्हें अफसर इसी जमीन की कमाई ने ही लगवाया है। पर ठीक है बच्चों, वर्तमान ही सब कुछ होता है। ये लो, अब मैं चुप हूँ, कुछ नहीं बोलूँगा, जो तुम्हारी मर्जी करो। आप तो पिताजी यूं ही नाराज हो गए। हमने तो सिर्फ यही कहा है कि कुत्ते के बगैर कोई और बात करो। आप फिर कुत्ता कुत्ता करने लग जाते हो। दूसरे, आप जमीन के ताने मारने शुरू कर देते हो, जैसे दूसरे लोग जमीन अपने बच्चों को नहीं औरों को दे जाते हैं। अगर पुत्रों को माँ बाप की जमीन पर हक होता है तो उनके माँ बाप के प्रति कुछ फर्ज भी होते हैं। ये नहीं कि अपने बाप की बात ही न सुने। कुत्ते की तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ऐसे आवारा कुत्ते तो म्युनिसिपल कमेटी वाले दवाई डालकर मारते फिरते हैं। घर में बैठा ही बुरा लगता था। बेटों के ये शब्द पिता के दिल में गर्म सलाखों की तरह छुप गए, और अब उसने बेदर्द बेटों के सामने अपनी दर्द भरी गाथा न सुनाने की कसम खा ली। पिताजी, अब आप चुप हो गए और कोई बात नहीं आती आपको? आखिर वो एक कुत्ता ही था। अगर मर गया तो फिर क्या हो गया? अगर आपको बच्चों से ज़्यादा कुत्तों से ही प्यार है तो आपको ऐसा कुत्ता और ला देंगे। आप उम्र भर याद रखोगे। मोती भी कोई कुत्ता था, सारा दिन ज़मीन पर लेटता था। हम आपको हजार का कुत्ता ला के देंगे। छोटे से कद वाला, बड़ा सुंदर, रेशमी मुलायम, भूरे भूरे बालों वाला, सारा दिन कार की पीछे वाली सीट पर बैठकर घूमते रहने वाला, पूरे का पूरे शो पीस। मजाल है जरा सी मिट्टी भी शरीर को लगने दे, उसकी सेवा के लिए एक नौकर भी आपको रख देंगे जो उसको दूध बिस्कुट खिलाया करेगा, उसकी सफाई का ध्यान रखेगा, और जब आप कार से निकलेंगे तो आपके साथ साथ उसको उठाकर घूमता रहेगा। वो आपसे पल भर भी दूर नहीं होगा। नाम उसका चाहे पेप्सी रख लेना, मोती। मोती ये भी कोई नाम है? पुराना और भद्दा सा नाम। अब चौधरी साहब पूरी तरह खामोश थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उठी, और इससे पहले कि उसके बेटे कुछ और कहते, वो आंखों में आंसू भरकर वहां से उठकर दूसरे कमरे में चले गए। शायद उस कमरे का कोई खाली कोना ही उससे मोती की दास्तान सुन ले।